हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, जो स्पीयरमैन महोदय ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का था। इसके बाद इन्होंने अपने शोधों और अपने अध्ययनों के आधार पर बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत को भी दिया। तो त्रिकारक सिद्धांत के अंतर्गत जो पूर्व का सिद्धांत था, जिसमें दो कारक, सामान्य कारक और स्पेसिफिक कारक यानी विशिष्ट कारक, दोनों को शामिल किया था। उसके अलावा इस सिद्धांत में इन्होंने तीसरा कारक, समूह कारक को शामिल किया है। तो दो कारक को तो पिछले वीडियो में खूब डिटेल में अच्छे से समझाया जा चुका है। आइए स्पीयरमैन के इस सिद्धांत में तीनों कारक के विषय में हम लोग सामान्य रूप से अध्ययन करते हैं। खास तौर से हम दो चीज़ों का अध्ययन पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए इस वीडियो में तीसरा जो कारक है इस पर ज़्यादा मैं जोड़ दूंगा। तो आइए इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं। स्पीयरमैन महोदय ने ये बताया कि जो बुद्धि है, बुद्धि का जो समस्त प्रक्रिया है या गतिविधियां हैं, चाहे स्मरण से संबंधित हो, चाहे तर्क से संबंधित हो, चाहे विचार से संबंधित हो, चाहे प्रत्यागमन से संबंधित हो या स्थानांतर से संबंधित हो, जो भी बुद्धि की गतिविधियां होती हैं, बुद्धि के अंतर्गत समस्त गतिविधियां जो भी संपादित की जाती हैं प्रक्रिया के लिए, व्यवहार के लिए, चिंतन के लिए, समझ के लिए और व्यवस्थित के लिए, खोज के लिए, जो भी बुद्धि की क्षमता होती है, उन समस्त बुद्धि की क्षमता को उन्होंने पहले तो दो कारक बताया था, सामान्य कारक बताया था और विशिष्ट कारक बताया था, यस फैक्टर और जी फैक्टर बताया था। बाद में इन्होंने समूह कारक दिया था। तो पहले इन दोनों कारकों को देखते हैं, फिर समूह कारक पर विशेष रूप से अपनी बात हम आपके बीच रखते हैं। सामान्य कारक के अंतर्गत उन्होंने बताया कि यह ऐसा कारक है बुद्धि का जो सभी व्यक्तियों में सामान्य रूप से पाया जाता है, क्योंकि इस कारक के अंतर्गत व्यक्ति जितना सामाजिक जीवन होता है, व्यवहारिक जीवन होता है, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने स्थान स्तर पर, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने स्थान स्तर पर प्रदर्शित करता रहता है। जैसे बोलना, चालना, आदर देना, सम्मान देना, मान्यता को मानना, मूल्य को समझने का प्रयास करना। हाँ, ये सामान्य कारक जिसमें जितना अधिक होगा उतना ही वह सामान्य व्यवहार अच्छा करेगा, जिसके अंदर जितना कम होगा वह थोड़ा सामान्य व्यवहार कम करेगा। कहने का ये तात्पर्य, पाया तो सब में जाता है, लेकिन इस सामान्य कारक के अंतर्गत भी विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे आप सब लोग नहाते हैं, ज़रूर नहाते हैं, लेकिन कोई अच्छे से नहाता है, कम पानी में अच्छा सा नहा लेता है, कोई ज़्यादा पानी में ख़राब से नहाता है। कहने का मतलब जी सामान्य जनरल फैक्टर, सामान्य व्यवहार के अंतर्गत, सामान्य क्रियाकलाप के अंतर्गत, सामान्य परिस्थिति के अंतर्गत समायोजन होने में, परिस्थितियों के संग व्यवहार करने में, परिस्थितियों को समझने में, परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित होने में, परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने में, अपनी भूमिका अदा करने में, अपने स्थान को सुनिश्चित करने में, बोली भाषा को समझने में सामान्य कारक का प्रयोग सभी लोग सामान्य रूप से करते हैं। इसको उन्होंने कहा सामान्य कारक की जितनी योग्यता, क्षमता है, वे सभी बुद्धि की क्या है, सामान्य क्षमता है या बुद्धि का सामान्य रूप है। दूसरा उन्होंने कारक बताया विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक के अंतर्गत व्यक्ति जो है सामान्य से कुछ अलग होने लगता है, उसकी अलग पहचान, उसकी बुद्धि की अलग काबिलियत, जैसे अत्यधिक ज्ञानी होना, दार्शनिक होना, अत्यधिक धार्मिक होना, अत्यधिक फैशनेबल होना, यानी उसके सामान्य व्यवहार में कुछ विशिष्टता देखने को मिलती है। परंतु यह जो विशिष्ट कारक है यह कम लोगों में पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता है। साइकिल भी चलाएगा तो बहुत स्पेशल ढंग से चलाएगा, ही वैसे ढंग का उसका एक होगा, उसका अंदर जो मानसिक क्षमता वो प्रदर्शित होगी। कोई कला भी होगी तो उसमें निपुण होगा, उसके अंदर निपुणता, जैसे संगीत है, दार्शनिक होना, वैज्ञानिक होना, एक प्रकार से एक बात कहें तो ज्ञानी, अत्यधिक प्रोफेसर होना। एक प्रकार से हम बात कहें तो इसमें अंदर विशिष्ट गुणों को, विशिष्ट क्षमताओं को हम लोग बुद्धि के अंतर्गत देखा जाता है, जिसमें उन्होंने बताया जैसे कलाकृति, डिजाइन, ये सब इत्यादि गुण, क्षमता इत्यादि आते हैं। तो विशिष्ट कारक सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं, कम में व्यक्तियों में होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। यानी कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जो विशिष्ट गुण हैं उसको स्पेसिफिक इन्होंने कारण बताया, एस फैक्टर बताया, जो व्यक्ति के अभ्यास पर या जन्म के बाद उसके प्रयास पर, उसके रुचि पर, उसके तत्परता पर उसका विकास होता है। तो इस पर यस फैक्टर उन्होंने नाम दिया। अब इस सिद्धांत पे उन्होंने आगे चल करके बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया, जिसमें एक्स फैक्टर और जी फैक्टर दोनों को बताया था। अब आगे चलकर इन्होंने अपने सिद्धांत में एक संशोधन किया, यानी अपने संविधान में कहा, अपने सिद्धांत पे उन्होंने ये कहा
कि क्या बोला जाता है, जो समूह कारक जो सिद्धांत जो बुद्धि का सिद्धांत है वह दो ही कारकों पे नहीं बल्कि बुद्धि 3 क्षमताओं पर निर्भर करती है। तीसरी उन्होंने कारक बताया, तीसरी क्षमता का नाम बताया समूह कारक। अब समूह कारक क्या होता है? जैसे अगर हम बात करें कि अगर सामान्य रूप से देखें तो ये सामान्य कारक और विशेष कारक जो मिलते हैं, क्या होते हैं? मिलते हैं तो समूह कारक बनता है। अर्थात जब किसी के अंदर कोई विशेष गुण हो और उसके अंदर जब सामान्य गुण हो तो वो दोनों गुण मिल करके ही किसी अन्य परिस्थिति में या किसी नए व्यवहार में या किसी नए गतिविधि में उस समस्या का समाधान खोजते हैं। क्योंकि हर समस्या कुछ न कुछ एक दूसरे से भिन्न होती है, हर आवश्यकता कुछ न कुछ दूसरे से भिन्न होती है। प्रकृति की भिन्नता ही है जिसमें सब कुछ समान नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के अंदर जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य योग्यता क्षमता मानसिक रूप से है और जो उसके अंदर विशेष रूप से मानसिक क्षमता योग्यता है, ये सभी मिल करके उस परिस्थिति के अंदर उस समस्या का हल खोजते हैं। और आगे देखते हैं इसको। इन्होंने एक बात महत्वपूर्ण कहा, स्थानात्मक ज्ञान। स्थानात्मक ज्ञान का मतलब आपके अंदर सामान्य मानसिक क्षमता है, विशेष मानसिक क्षमता है, परंतु उस मानसिक क्षमता का दूसरे परिस्थिति में आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं तो उसका लाभ भी आप नहीं उठा सकते। तो जब दूसरे परिस्थिति में जो ट्रांसफ़र करने की जो क्षमता है, जो आपके अंदर समझ है, जो आपके अंदर सोच है, जो आपके अंदर परख है, ये सभी को उन्होंने कौन सा नाम दिया? समूह कारक सिद्धांत। यानी व्यक्ति के अंदर सामान्य और विशिष्ट गुणों का सामूहिक रूप से अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत ज्ञान के आधार पर जो प्रयोग करने की क्षमता होती है, जो प्रयोग करने का निर्णय होता है, जो प्रयोग करने का ढंग होता है, जो प्रयोग करने की योग्यता होती है, जो प्रयोग करने की मानसिक प्रक्रिया चलती है, उसी को उन्होंने नाम दिया है समूह कारक। उन्होंने कहा कि जो समूह कारक है यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंतर्गत सीखी गई सामान्य और विशिष्ट मानसिक क्षमताओं के आधार पर संयुक्त रूप से अन्य परिस्थितियों के अंदर जो ज्ञान है, अन्य परिस्थितियों के लिए जो उसका ज्ञान है वह एक अलग ही रूप लेता है। जैसे बहुत से डॉक्टर स्पेशलाइज हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा विशिष्ट रूप से ज्ञान रखते हैं, निश्चित रूप से वो सामान्य रोगों को भी विषय में जानता है, परंतु अगर उस योग्यता क्षमता को हर पेशेंट के अनुसार अगर उसको नहीं सर्वाइव कर पाता है तो वह प्रसिद्ध नहीं हो सकता, वह कमा ज़्यादा नहीं सकता। तो इसका अर्थ यह निकला कि जो समूह का यानी व्यक्ति के अंदर मानसिक योग्यताओं का जो विभिन्न परिस्थितियों में जो उत्तम ढंग है, अगर वह नहीं बन पाएगा तो वह असफल हो जाएगा, अर्थात वह कम कमा पाएगा, अर्थात वह अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के अंदर ये सामूहिक गुण बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वे सामान्य लोगों से भी मिलते थे, विशेष लोगों से भी मिल लेते थे, और जब कोई सामूहिक परिस्थिति, भीड़ भाड़ की स्थिति आती थी, कोई सामूहिक निर्णय की बात आती थी तो उसको भी वह करने में सफल हो जाते थे, उसको भी वो निपटा लेते थे, उसको भी समस्या को हल कर लेते थे। यही कारण था कि वह बहुत प्रसिद्ध हुए, महानेता, महानायक, महादार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये वाला भी सब में सामान्य विशिष्ट ये सब मिलते ही हैं, लेकिन ये वाली क्षमता पब्लिक को डील करना, व्यक्तिगत रूप से समस्याओं से या पब्लिक से लड़ करके अपनी बात मनवा लेना, ये सब भी एक मानसिक योग्यता होती है जो इन दोनों से अलग ही होती है। इसीलिए इन्होंने समूह कारक को तीसरा कारक नाम दिया। समूह कारक को उन्होंने ये भी बताया कि जितना ही जिस स्थान का, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जितना उसका भाषा का ज्ञान होगा, उस स्थानीय क्रियाकलाप गतिविधियों को जितना ही आप अधिक ढंग से समझते होंगे, जानते होंगे, पहचानते होंगे, उतना ही उस परिस्थिति में आप आवश्यकता की पूर्ति या अपनी मानसिक क्षमता का बेहद अच्छे ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं या उसके विषय में चिंतन, विचार, याद और समस्या का समाधान, आवश्यकता की पूर्ति इत्यादि अपनी मानसिक योग्यता के आधार पर कर सकते हैं। अतः सामान्य गुण होना अलग बात है, विशेष गुण होना अलग बात है, और विशेष परिस्थिति में सामूहिक रूप से उत्तम व्यवहार करना यह मानसिक क्षमता की अलग बात है। तब जाकर के उन्होंने उसको नाम दिया था समूह कारक। यानी जो सामूहिक रूप से प्रदर्शन होगा बुद्धि का, वह क्या होता है, सामान्य और विशिष्ट दोनों योग्यताओं का संयुक्त प्रभाव
ही होता है जो अलग रूपों में देखा जाता है। तो इसको इन्होंने अलग रूप ही दे दिया, इसीलिए इन्होंने अपने सिद्धांत में संशोधन करके बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया। हाँ, यद्यपि इस पर काफ़ी विवाद हुए, काफ़ी जो है तर्क वितर्क उठने लगे, जिसके वजह से यह उतना प्रसिद्ध नहीं हो सका, परंतु फिर भी हम लोगों को अध्ययन के लिए इस विषय में जानना जरूरी होता है, क्योंकि विशेष होना अलग बात है, सामान्य होना अलग बात है, और समूह के लिए अपनी योग्यता, क्षमता, धैर्य, साहस, चिंतन, ज्ञान, विश्वास, ये सब मानसिक क्षमताओं का प्रदर्शन अलग बात है। इसीलिए इन्होंने सामूहिक रूप से जो बुद्धि का व्यवहार होगा उसे सामूहिक रूप समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक का नाम दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस सिद्धांत को आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।